हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आज हम टॉपिक वाइज मैटर में हिस्ट्री को शुरू करेंगे। हिस्ट्री का ये पहला वीडियो है जिसमें ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास, स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर और पंजाब और बंगाल, ठीक है, एंग्लो मराठा संघर्ष और ईस्ट इंडिया कंपनी, इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में अभी तक आए हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता है। जो मैं क्वेश्चंस पढ़ाता हूं उसके अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी मैं इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करता हूं, डिस्कस करता हूं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जिनको अगर आप नहीं लिखते हैं तो सब भूल जाएगा और लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा। इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया, ये नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस रख पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं इस समय 2 दिन प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो आपके मिक्स्ड क्वेश्चन का, जिसका जो है 50 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट कराई जा चुकी है, और 2 दिन जो है करंट अफेयर का मैटर चल रहा, 2 दिन जो है आपका टॉपिक वाइज मैटर में, जैसे अभी हिस्ट्री का शुरू हो रहा है, ठीक है। तो और ये 6 दिन के बाद संडे को आपका टेस्ट ले लिया जाता है, और लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत कई साथियों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, उसका मैं यहाँ पर आपको जो है विवरण दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप इस ग्रुप में जुड़ करके अपनी तैयारी को इनहेंस करें। आइए वीडियो को शुरू करते लेते हैं। पहला क्वेश्चन भैया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में सही कथन कौन से हैं? देखो यहाँ पर 2 कथन दिया गया है। पहला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, ठीक है। दूसरा है भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पौंडचेरी में स्थापित की गई थी। तो ये दोनों कथनों में आपको बताना कौन सही कौन गलत है। देखो यहाँ पर केवल एक, केवल 2, एक व 2 दोनों, ठीक है, ना तो एक ना ही 2। तो आपको बताना है इसमें क्या सही विकल्प है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर 1, जी हाँ, केवल 1, ठीक है। तो आप देखिए, लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में, कब? 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है। किसके द्वारा? जो है लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट के द्वारा, ठीक है। इसे जो है कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस कहा गया। क्या कहा गया? कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस, ठीक है। तो इस तरीके से, और भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में, कहाँ पर खोली गई? सूरत में। तो ध्यान दीजिएगा भैया, ये आपके लिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है भैया, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? ठीक है, 31 दिसंबर 1609, 31 दिसंबर 1606, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1601। तो भैया है सही विकल्प क्या? आपको बताना। सही विकल्प है यहाँ पर सी, 31 दिसंबर 1600। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को राजकीय अध्यादेश जारी किया। कंपनी ने सबसे पहले व्यापार की शुरुआत मसाले वाले द्वीपों से की थी, ठीक है। 1608 ईस्वी में कंपनी का पहला व्यापारिक पोत सूरत पहुंचा था, ठीक है भैया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, बंगाल में डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था? ध्यान से समझिएगा, बंगाल में डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो पहला है बंदेल, दूसरा है चिंसुरा, तीसरा है हुगली, चौथा है श्रीरामपुर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। तो बंगाल में डचों ने कौन सा कारखाना किया था? ये है चिंसुरा, ठीक है। जो 4 विकल्प है इनमें से कौन सही है? चिंसुरा, ठीक है। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री जो डाली थी वो पीपली थी। कौन थी? पीपली थी, ठीक है, जिसको उन्होंने 1627 में स्थापित किया था, ठीक है। बाद में जो है बालासोर, और फिर 1653 ईस्वी में चिंसुरा कब? 1653 ईस्वी में प्रमुख डच व्यापार केंद्र खोला गया, ठीक है। यहाँ पर जो है गुस्तावुस नामक किले का निर्माण कराया गया। यही चिंसुरा में गुस्तावुस नामक किले का। देखो भैया, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और कोई जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए। तो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको भी आप नोट डाउन करें, या फिर जो है आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सारा पीडीएफ आप में लिखा हुआ आपको मिल जाता है। बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, शोरा, रेशम एवं अफीम का निर्यात करते थे, ठीक है। बंगाल से डच क्या क्या करते थे? सूती वस्त्र, सोरा, रेशम एवं अफीम का निर्यात करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी कब, मतलब की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना 1835, 1837, 1839, 1841। तो सही विकल्प भैया है यहाँ पर सी, 1839।
1839, क्या है 1839। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है और इसका स्थापना जो है 1839 ईस्वी में 5 लाख की पूंजी से असम में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते मित्र। अगला क्वेश्चन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? नटराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णराज। बात हो रही है यहाँ पर क्या कि 1755 में डिंडीगुली मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया था? हैदर अली ने। किसने? हैदर अली ने। तो क्वेश्चन क्या सही है? आप जो है डी विकल्प सही है। हैदर अली दक्षिण भारत के मैसूर राज्य के सुल्तान थे। ठीक है, 1755 ईस्वी में फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल जो कि तमिलनाडु में है आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया गया। इनके समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था पर्दा प्रथा पर, बाल विवाह पर, जाति व्यवस्था पर, सती प्रथा पर। तो भैया ये इसका आंसर बताइए, कितने क्वेश्चन सही होते हैं उसको आप लिख दिया करो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप वाइप ना करा कर हो तो कर दिया करो भला। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है सी। गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था किस पर? जाति व्यवस्था था। उन्होंने कहा ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, यह उनके सिद्धांत का सार है जो समानता और भक्ति पर आधारित था। ठीक है, तो ये जात प्रथा धर्म प्रथा के बहुत खिलाफ थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ये है पटियाला, अमृतसर, फगवाड़ा, जालंधर। देखो भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी, अमृतसर। सिख धर्म को पुनर्जीवित करने हेतु ठाकुर सिंह संघवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने अक्टूबर 1873 में अमृतसर में पहली सिंह सभा की स्थापना की थी। ध्यान से समझिएगा, सिख धर्म को पुनर्जीवित करने हेतु ठाकुर सिंह संघवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने अक्टूबर 1873 ईस्वी में अमृतसर में पहली सिंह सभा की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य क्या था ये भी जान लीजिए, सिख धर्म का प्रचार प्रसार और सामाजिक सुधार करना। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के कागजात कब हस्ताक्षर किए? तो आपको बताना भैया 19 मार्च 1849, 27 मार्च 1849, 29 मार्च 1849, 30 मार्च 1849। तो सही विकल्प क्या है भैया? सही विकल्प है सी, 29 मार्च 1849। 29 मार्च 1849 को महाराजा दिलीप सिंह ने विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेजा गया और डलहौजी ने सिख शक्ति को समाप्त कर पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था? बात हो रही है विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो जो है रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ? तो दोस्त मोहम्मद, नादिर शाह, जमान शाह, चौथा विकल्प है शाह सुजा। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है भैया शाह सुजा। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है शाह सुजा है। कोहिनूर हीरा तेलंगाना के गोलकुंडा खदानों से, कहाँ से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा खदानों से। और यह जो है वहाँ से फिर यह नादिर शाह के पास पहुँचा और नादिर शाह से अहमद शाह अब्दाली के पास। ठीक है, फिर वहाँ से अहमद शाह अब्दाली के पास से शाह सुजा तक पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद 1813 ईस्वी में शाह सुजा ने इसे रणजीत सिंह को भेंट कर दिया। ठीक है, और 1849 ईस्वी में डलहौजी ने इसे ब्रिटेन की महारानी को भेज दिया। ठीक है, अब जो कोहिनूर हीरा है वो 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक ब्रिटिश म्यूजियम में है और 2 महारानी के मुकुट में लगा दिया गया है। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। ये आगे क्वेश्चन देखिए भैया। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन भेजा गया था? तो आपको बताना है अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, उमर पाशा, रंगो बापू जी। तो सही विकल्प है भैया अजीमुल्ला खान। कौन? अजीमुल्ला खान। देखो भैया थोड़ा सा इसके बारे में, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन जो नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन अजीमुल्ला खान गए थे। कौन गया था? अजीमुल्ला खान। ठीक है, अजीमुल्ला खान नाना साहब के प्रधान सलाहकार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम क्या था?
ठीक है, भैया साहब, बाबा साहब, दादा साहब, नाना साहब, आपको बताना कौन साहब था। तो इसमें जो सही विकल्प भैया वो है नाना साहब। नाना साहब का जन्म 1824 ईस्वी में बेड़ूग्राम में हुआ था। कहाँ? बेड़ूग्राम में। 1827 में बाजीराव द्वितीय ने उन्हें गोद लिया था। पेंशन रोके जाने के बाद उन्होंने तात्या टोपे के साथ 1857 ईस्वी में बगावत कर दिया था। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आ गया मिलान वाला। ये है भैया देखो यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें से एक कूट दिया हुआ है, कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखो भैया इसमें आपको बताना है क्या सही है। तो विकल्प सही है क्या? ए, यानी 3 4 1 2। तो देखो भैया 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2। देखो गायकवाड़ जो संबंधित है किससे? बड़ौदा से। किससे संबंधित है? बड़ौदा से। और होलकर इंदौर साम्राज्य, ठीक है, और सिंधिया ग्वालियर से संबंधित है। ठीक है, और उसके बाद भोसले ये नागपुर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी? तो 4 विकल्प है, मेजर कूट, वाटसन, ठीक है, मेजर कूट, वाटसन, हालवेल और मेजर ड्रेक। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है ए, क्या है? मेजर कूट। ठीक है, बिहार के हिंदू शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने मेजर आयर कूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। ध्यान समझिएगा मित्र, क्या पूछा रहा? बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी? तो मेजर कूट की अध्यक्षता में। किसके? मेजर कूट की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये जो है मीर जाफर जो था, जो उस समय जिसको लोग जो है क्लाइव का गीदड़ कहते थे। क्या कहते थे? क्लाइव का गीदड़। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है मित्र, आश्रम पद्धति में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। तो आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है। तो वारेन हेस्टिंग, जीवी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव और हेनरी डुडगास। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया जीवी मैकाले। ठीक है, क्या विकल्प सही है? जीवी मैकाले। जीवी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी दी थी, कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहाँ कुछ भी मतलब सब कुछ असंगत है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की पांडुलिपि मैकाले ने लिखी। किसने लिखी? मैकाले। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। डलहौजी से पहले की हड़प नीति किन पर लागू की गई थी? ठीक है, तो मांडवी और कोलाबा, जालौर, सूरत, उपरोक्त सभी। तो भैया सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1834 ईस्वी में इस नीति यानी हड़प नीति को लागू कर दिया था, और 1839 ईस्वी में मांडवी में, ठीक है, कहाँ? मांडवे में, और 1840 ईस्वी में कोलाबा और जालौर में। ठीक है, 1840 ईस्वी में। और सूरत पर हड़प नीति लागू की गई कब? 1842 में। ठीक है, तो इस तरीके से उपरोक्त तीनों में लागू है। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन देखो। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? देखो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है सी, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। जो दिए गए विकल्प इसमें से सही क्या है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत आए और इनके काल में सिक्किम पर इन्होंने जो है अधिकार किया, और 1850 ईस्वी में अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप पर सिक्किम को ब्रिटिश नियंत्रण में लिया गया। डलहौजी के समय पंजाब 1849 ईस्वी में और लोअर बर्मा का जो है 1852 ईस्वी में विलय हुआ था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। भारत में सर जॉन शोर, कौन? सर जॉन शोर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया है? तुष्टीकरण, कुशलता, आक्रमणता, गैर हस्तक्षेप, फूट डालो व शासन करो। तो आपको बताना है इसमें सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है सी, गैर हस्तक्षेप। ठीक है, भारत में सर जॉन शोर की नीति को गैर हस्तक्षेप नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लॉर्ड लॉरेंस का संबंध कुशल आक्रमणता इससे था, इससे संबंध किसका था? लॉर्ड लॉरेंस का। ठीक है, शानदार निष्क्रियता से। और लॉर्ड कर्जन का संबंध इस तुष्टीकरण से, किससे? तुष्टीकरण से था। ठीक है,
जिसने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन द्वारा हिंदू मुस्लिम संबंधों में दरार पैदा कर दिया। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, अवध का उत्तर पश्चिम प्रांत में एकीकरण कब हुआ था? तो बात हो रही है किसका? अवध का उत्तर पश्चिम प्रांत में एकीकरण का। ठीक है, तो 1860, 77, 1880, 1901 में। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है बी, 1877 में। ठीक है, 1856 ईस्वी में अवध को चीफ कमिश्नर के अधीन किया गया। कब? 1856 ईस्वी में। और उसके बाद 1870 ईस्वी में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला लिया गया। इसके बाद यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रांत व अवध के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थाई दुख भरी रात कहा? ध्यान से समझिएगा, ये है एक अस्थाई दुख भरी रात। किसने कहा था प्लासी की लड़ाई को? नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्या भारती। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है नवीन चंद्र सेन। ठीक है, तो बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के परिणाम को एक अस्थाई दुख भरी रात कहा। ठीक है, जबकि सर बद्रीनाथ सरकार ने कहा था कि प्लासी की हार से मंदगामी तथा विदित यशस्वी उषा काल का उदय हुआ। क्या बोला उन्होंने? प्लासी की हार से मंदगामी तथा विदित यशस्वी उषा काल का उदय हुआ, जैसा विश्व के किसी अन्य स्थान पर नहीं देखा गया है। वास्तव में पुनर्जागरण था। ठीक है, वस्तुतः यह कथन अंग्रेजों की चाटुकारिता थी। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पर आपको क्रम से लगाना है। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो 3 2 1 4 इस तरीके से 1 3 1 2 4 1 2 3 4 2 1 4 3। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना है क्या सही है। तो सही है भैया बी यहाँ पर। ठीक है, 3 1 2 4। तो 3 मतलब बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब? 1764 में। और अगर हम बात करें ये क्लाइव का पुनः भारत आगमन, तो ये कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, कौन? दूसरे नंबर पर। ये कब हुई थी? 1765 ईस्वी में ये भी हुई थी। ठीक है, ये अब उसके बाद वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना, तो ये 1773 ईस्वी में हुआ था। तो ये सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सुमेलित कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 13 जून 1871 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो दौलत राव लिघिया, बाजीराव सेकेंड, अप्पा साहेब, मल्हार राव होलकर। तो यहाँ पर तो सही विकल्प क्या है आपको बताना है मित्र। सही विकल्प है बी, बाजीराव सेकेंड। ठीक है, 13 जून 1817 ईस्वी को पुणे की संधि हुई, जिस पर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे। इनके द्वारा मराठा संघ भंग कर दिया गया तथा पेशवा का नेतृत्व समाप्त हो गया। ठीक है, पेशवा को अहमदनगर का दुर्ग, बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत का अधिकार कंपनी को देना पड़ा तथा पूना में अंग्रेजी सेना रखने की अनुमति भी पेशवा को देना पड़ा था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, सफदरजंग के पश्चात निम्न में कौन एक अवध के नवाब बने? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, बुरहान उल मुल्क, हैरत खान। तो सही विकल्प क्या है मित्र आपको बताना है। यहाँ पर सही विकल्प है बी, शुजाउद्दौला। क्या है? शुजाउद्दौला। ठीक है, तो 1754 में सफदरजंग की मौत के बाद शुजाउद्दौला को फैजाबाद की नवाबी मिली थी। वह पीढ़ी का तीसरा नवाब था जो फैजाबाद रहा। उसके बाद के नवाबों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। शुजाउद्दौला सही मायनों में पहला नवाब था जिसने नवाबी तहजीब को साकार किया था। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम कौन थे, यानी प्रिंटिंग लाने वाले कौन थे? तो आपको बताना है नीदरलैंड वासी, ब्रिटेन वासी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो सही विकल्प है भैया पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। उन्होंने गोवा में प्रथम मुद्रणालय स्थापित किया और प्रारंभ में एक केवल बाइबिल ग्रंथ की प्रतियां छापते थे। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुच्चा सिंह
ये सभी। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही है डी, यानी ये तीनों जो नाम आपने पढ़ा, ये तीनों जो है डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे। ठीक है। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जून 1839 ईस्वी में उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इस समय दो विरोधी दल जैसे संगावालिया सरदार चैत सिंह और अतरा सिंह, लहना सिंह और डोगरा बंधुओं की प्रतिद्वंद्विता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। ठीक है। खड़क सिंह के मृत्यु के बाद संधावालिया दल ने नौनिहाल सिंह तथा माता चांद कौर का समर्थन किया। डोगरा बंधुओं ने रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह को समर्थन दिया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, एलनबरो, अहमहस्त, ऑकलैंड। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो मित्र सही विकल्प है ये है आपका से अहमहस्त। क्या है? अहमहस्त। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का प्रथम जनरल लॉर्ड अहमहस्त था और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक चला था, जिनके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का रंगून, अब जिसका नाम यंगून है, पर अधिकार हो गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन। किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल नौचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? तो भैया लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान से समझिएगा मित्र, वारेन हेस्टिंग द्वारा ठेकेदारी पर आधारित भू राजस्व की व्यवस्था के कारण बंगाल की भूमि व्यवस्था का पतन होने लगा था। किसानों का शोषण काफी बढ़ गया क्योंकि भू राजस्व की नीलामी आरंभ हो गई थी। इससे किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई। ठीक है। गरीबी और भुखमरी चारों तरफ व्याप्त हो गई। इसी परिस्थिति में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल बंचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 1885 में भारत सरकार के वित्त सदस्य थे ऑकलैंड कॉल्विन, जेम्स एस मेस्टन, अल्फ्रेड सी लॉयन, एंटोनी पी मैकडोनल्ड। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है जो सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है मित्र यहाँ पर जो है ए, यानी ऑकलैंड कॉल्विन। क्या है? ऑकलैंड कॉल्विन। ठीक है। तो 1885 में भारत सरकार के वित्त सदस्य ऑकलैंड कॉल्विन का, जिनका पूरा नाम क्या था? सर ऑकलैंड कॉल्विन। ठीक है। 1883 से 87 तक भारत के वायसराय के परिषद में वित्त सदस्य थे। ठीक है। इस अवधि के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। अगर हम बात करें जेम्स एस मिस्टन की, तो ये 1912 से 1918 के दौरान संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है। अल्फ्रेड सी लॉयंस की अगर हम बात करें तो ये 1878 से 1882 के दौरान विदेश विभाग के सचिव थे। ठीक है। और एंटनी पी मैकडोनल्ड ये कौन थे? ये बाद में 1895 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1789 ईस्वी में सर जॉन शोर ने भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करके नई भू पद्धति की रूपरेखा सामने रखी, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी या जागीरदारी या विश्वेदारी के रूप में स्थापित किया। मतलब क्या नाम रखा? विश्वेदारी, जागीरदारी, इस्तमरारी या अस्थायी बंदोबस्त, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है। कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को बंगाल में लागू किया गया। ठीक है। इसके अंतर्गत कई प्रावधान थे, जैसे जमींदारों को जो है अपने क्षेत्र की जमीनों का स्वामित्व दे दिया गया, जमींदारों से लिया जाने वाला भूकर अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया और भूमि कर का 10/11 भाग कंपनी को दिया जाता था। ठीक है। 1/11वां भाग जमींदार को प्राप्त होता था। मतलब वसूली करें जो है जमींदार और लाभ ले कंपनी। ठीक है। यदि किसी कारण किसी वर्ष जमींदार उक्त कर नहीं दे पाता था
तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सूर्यास्त नियम के अनुसार कर न चुकाने की अंतिम तिथि के बाद उनकी जमींदारी समाप्त कर दी जाती थी। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त या स्तंभरारी में जमींदारी अस्थाई रूप से जमींदारों को दी गई। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुई? बंगाल में, फिर बिहार में, फिर उड़ीसा में लागू की गई। बाद में यह पद्धति उत्तर प्रदेश के बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। अलीनगर की संधि कब हस्ताक्षर हुए थे? ठीक है, अलीनगर संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? फरवरी 1756, सितंबर 1756, फरवरी 1757, अप्रैल 1757। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी, फरवरी 1757। अलीनगर की संधि जो है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए। ठीक है, कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। नवाब ने 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में भी दिए थे। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते भैया। अगला जो कि अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट को आपको बताना है। देखो यहाँ पर इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि और सालबाई की संधि, ये देखो यहाँ पर कूट है, आपको बताना कौन सही है। तो इसमें जो सही है वो है भैया यहाँ पर सी। कौन सा है? सी। ठीक है, 4 2 1 3। तो अगर हम बात करें 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3, तो इस तरीके से इलाहाबाद की जो संधि थी वो 1765 में। ठीक है, और मंगलोर की संधि 1784 में, और सालबाई की संधि, ठीक है, ये 1782 में, और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। इस तरीके से आपने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आप जो है मेहनत कर रहे हैं अपने जीएस के लिए, अपनी तैयारी को एनहांस करें। फिलहाल कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना करें हो तो कर लीजिएगा। पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो बिल्कुल गलती मत करिए, तुरंत ज्वाइन करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।